नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्याय चक्र। न्याय चक्र में आज हम बात करेंगे नागरिक संशोधन कानून के विरोध के नाम पर शाहीन बाग धरना प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की। आपको याद होगा कि दिल्ली में सीएए के विरोध में शाहीन बाग में कई दिनों तक सड़क जाम कर धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया। कुछ लोगों ने इस तरह सड़क जाम कर धरना देने के तरीके पर सवाल भी उठाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता, सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। धरना प्रदर्शन का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन अंग्रेजों के राज वाली हरकत अभी करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के क्या मायने हैं और उसका क्या संदेश है, न्याय चक्र में आज इस पर चर्चा करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अधिवक्ता संजीव उनियाल जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकसभा टीवी में। और डॉक्टर परीक्षित सिरोही जी हमारे साथ हैं। परीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षित जी सहायक प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अश्वनी उपाध्याय जी। अश्वनी जी भी अधिवक्ता हैं। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। धन्यवाद। शुरुआत मैं परीक्षित सिरोही जी से करूंगा। परीक्षित सिरोही जी, ये केस क्या है? क्योंकि इस पूरे मामले पर पूरे देश की निगाहें लगी थी। ये केस लोगों के धरना प्रदर्शन के अधिकार से जुड़ा है, तो साथ ही लोगों के उस अधिकार से भी, मौलिक अधिकार से भी जुड़ा है कि क्या कुछ लोग अपने विरोध के नाम पर क्या सड़क पर कब्जा करके बैठ सकते हैं? क्या है ये पूरा केस? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जैसा आपने कहा, इसमें बहुत सारी हमारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। क्या अंग्रेज़ों के ज़माने का प्रोटेस्ट का तरीका जो है वो आज भी कारगर सिद्ध हो सकता है? क्या उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, भारत के संविधान में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। आर्टिकल 19 जिसे हम कहते हैं, जो फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है, उसमें ये बात डेफिनेटली है दैट आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। गांधी जी का देश है, प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। बट लोगों का राइट जो प्रोटेस्ट करने का है उसको बैलेंस करना होगा। दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना हो, दूसरे लोगों को किसी भी तरह का कोई समस्या ना पैदा हो जाए। सो जिसे सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट ऑफ रोड यूजर्स। सो मैं जो थोड़ा सा एक अंश पढ़ना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। ये जो ये केस है, इसका नाम है अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। 7 अक्टूबर को, जैसा आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय आया है। एंड इसमें हमने देखा दैट ये जो 3 जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस संजय किशन कौल सबसे वरिष्ठ जज थे, उन्होंने कहा है कि इंडिया एज वी नो इट टुडे ट्रेसेस इट्स फाउंडेशंस बैक टू द सीड्स ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब प्रोटेस्ट हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत डीप था और टू इवेंचुअली फ्लावर इनटू अ डेमोक्रेसी। जजेस बड़ी पोएटिक भाषा लिखते हैं। व्हाट मस्ट बी केप्ट इन माइंड हाउएवर is that the mode of manner, जैसा आपने कहा, mode और manner of dissent against colonial rule cannot be equated with dissent in today's times in self-ruled democracy. So थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट का तरीका थोड़ा बदलना आवश्यक हो गया है। और इस पर हम थोड़ी आगे जैसे चर्चा करेंगे कि क्या क्या कोर्ट ने कहा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की कमियां रह गई। कोर्ट ने कहा है एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट की तरफ ना देखे, वो अपने निर्णय स्वयं ले। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सिविलियन एंड पुलिस जी। तो थोड़ा सा लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने तो कहा कि जो प्रशासन है वो अपने स्तर पे कार्रवाई करे, लेकिन कार्रवाई कैसे करे ये भी सवाल उठता है, क्योंकि फिर मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी का आ जाता है, लोकतांत्रिक अधिकारों का आ जाता है। इस तरह के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। संजीव यूनियन जी, आप कैसे देखते हैं पूरे इस मामले को? भाई, ये शाहीन बाग जो था मनोज जी, अपने आप में एक, मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन बनने वाला है आने वाले समय में। इस जजमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं लोगों को कि हाँ, अगर आप आम व्यक्ति के रास्ते को रोकते हैं, एक बुढ़िया को उसकी दवा लाने के बीच में बाधा डालते हैं, एक बच्चे को एजुकेशनल सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देने में आप हिंड्रेंस पैदा करते हैं, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन के 4 महीने के बच्चे को मार देते हैं रोड को ब्लॉक करने के बाद, और खुशी में जा रही महिला और दुख में जा रहे पुरुषों को रोककर उनकी पिटाई तक कर देते हैं जर्नलिस्ट की, तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। आप उन सब के मुंह पे जो फ्रीडम की बात करते हैं और सो कॉल्ड अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं और कहते हैं कि किस व्यक्ति ने आकर इस तरह के आंदोलन सड़कों पर नहीं किए, ये सारी संवेदनशीलता को हमें
वी शुड रीड बिटवीन द लाइंस, जो हमारे कोर्ट में कहा जाता है। ये जजेस की एक संवेदनशीलता नजर क्या आई कि भाई आपने इतने सारे लोगों का रास्ता रोका, आपने एक प्रेग्नेंट वीमेन के 4 महीने के बच्चे की डेथ हो जाने के बाद भी आपने उनके साथ आपने कोशिश नहीं की, संवेदना आप उनके साथ दिखा पाए, उनके साथ खड़े हो पाए, इसको कैंसिल करना पाए। और अभी लेटर स्टेज पर हम डिस्कस भी करेंगे, ये तो संजय किशन कौल जस्टिस ने क्लैरिटी से बोला, ये तो ईश्वर की जो कोविड पैंडेमिक आ गया उस वजह से तुम 24 मार्च को उठे, जो कि तुम 15 दिसंबर को बैठ गए थे। 3 महीने तक तुमने इतनी जबरदस्त रोड को ब्लॉक किया, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अरे क्या क्या उम्मीदें लेके तुम वहां पर गए थे? तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा मारा है कोर्ट ने कि तुम कहीं पर भी बैठ जाओगे। और कितना बढ़िया उसको अटैच किया स्कूल ऑफ थॉट। ये कह रहा था वहां पर कि आर्ग्यूमेंट क्या था मनोज जी, कि अरे कॉलोनियल टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर सबने आंदोलन किया, महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। महात्मा गांधी के कॉज को आप सीएए के कॉज के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? सीएए के कॉज ने किसको नुकसान पहुंचाया? और वो दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल एक कानून बन चुका था, आप सड़क पर आ गए और उन्होंने कहा कि कॉलोनियल के साथ उन्होंने कैसे उसको जोड़ा। अब देखिए, बड़ी तार्किक बात करते हैं जजेस। हमें अगर देखें, इमोशनल टच दिया कि आपने रास्ता क्यों रोका लोगों का, और तार्किक बात यह कही कि अंग्रेजों ने दूसरे के देश पर आकर कब्जा किया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। और किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, किस संविधान के तहत अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे थे? इसका मतलब कि वास्तव में, एक बार मनोज जी क्लोज कर रहा हूं, कि वो गैर कानूनी तौर पर इस देश पर राज कर रहे थे। तो गैर कानूनी जब बात गवर्नेंस हो गई, इनफैक्चो एब इनिशो कहते हैं जिसको, कि शुरुआत से ही वो गड़बड़ थी कि अंग्रेजों ने राज करना शुरू किया, उसके अगेंस्ट अगर वहां के आसपास के लोग सड़क पर आके आंदोलन करने लगे तो आपने उसको किससे मिलाया? आज के कॉन्स्टिट्यूशनल जो थंपिंग मेजोरिटी से सरकार आई है, जिसने कि दोनों सदनों में पास कराया है बिल को, जो एक कानून बन चुका है और किसी की भी नागरिकता उसने आज तक नहीं ली। आज 7 महीने होने को आ रहे हैं, 8 महीने को होने आ रहे हैं, अब सड़कों पर जाके बैठ गए। एक तमाचा मारा है ऐसे लोगों के मुंह में मनोज जी। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 3-4 महीने तक धरना चलता रहा, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये भी लोग सवाल पूछते हैं। ये भी लोग जानना चाहते हैं कि उस समय भी लोग कोर्ट से अपील कर रहे थे, कोर्ट से आह्वान कर रहे थे कि इस मामले को, प्रशासन से लोग अपील कर रहे थे कि इस धरने को खत्म कराया जाए, लेकिन मामला सिर्फ बयानबाजी में उलझता रहा। अश्वनी उपाध्याय जी, ये जो शाहीन बाग पे फैसला आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो, और दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि विरोध के साथ कर्तव्य भी है, यानी आप आवागमन का अधिकार अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता। शाहीन बाग में मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हुए, यह भी ध्यान में रखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की थी। आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो धरना चला मनोज जी, आप जरा उस धरने की बैकग्राउंड समझिए जी। जिस कानून का भारत के किसी भी समुदाय से कोई लेना देना नहीं था, हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, किसी से कोई लेना देना नहीं था, उस कानून के खिलाफ भारत में धरना हो रहा। यह कानून था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के लिए, और धरना कौन दे रहे थे? भारत की माइनॉरिटी। यानी भारत के माइनॉरिटियों के रहनुमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटी के खिलाफ हो गए थे। जरा ये इनका पाखंड है, ये इनकी बतौलेबाजी है जी। अब मैं आता हूं दूसरे विषय, मैं जजमेंट पे आऊंगा, उसके 1 मिनट पहले मैं थोड़ा आपको बताता हूं इसकी बैकग्राउंड। इस देश में मनोज जी बहुत बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए और विदेशों से एफसीआरए के जरिए। किस लिए हो रही फंडिंग? हरिजन बनाम सवर्ण करने के लिए, दलित बनाम ब्राह्मण करने के लिए, अगड़ा बनाम पिछड़ा करने के लिए, भारत में जातिवाद फैलाने के लिए, भारत में संप्रदायवाद फैलाने के लिए, भारत में नक्सलवाद फैलाने के लिए, भारत में माओवाद फैलाने के लिए, और भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए। तो ये जो धरना चल रहा था, ये धरना नहीं था, ये विदेशी फंडेड जो पोषित एनजीओ है, वो पीएफआई है, एसडीपीआई है, दुनिया भर के और भी संगठन है, ये उसको चला रहे थे क्योंकि बाहर से बड़ा पैसा मिल रहा था। जो नेता भी सपोर्ट कर रहे थे, निश्चित रूप से उनको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोटा पैसा मिलता है बाहर से, वही लोग इसको फंडिंग कर रहे थे। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसको समर्थन कर रही थी, वो जो कि भारतीय जनता पार्टी से सीधे राजनीति के मैदान में नहीं लड़ पा रही हैं। अब वो क्या कर रही हैं? पीएफआई, पर्सनल लॉ बोर्ड,
एसडीपीआई और इधर उधर के जो चरमपंथी संगठन है, अलगाववादी संगठन है, जो कट्टरपंथी मौलाना है, उनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई कर जी। जहां तक इस जजमेंट की बात है, ये जजमेंट ये कोई पहला जजमेंट नहीं है, इसके पहले और भी जजमेंट आए हैं। इस जजमेंट ने उसको और भी क्लेरिफाई कर दिया। अगर आपको राइट टू प्रोटेस्ट है तो हमको राइट टू फ्रीली मूव है, हमको राइट टू एजुकेशन है, हमको राइट टू इंफॉर्मेशन है, हमको राइट टू लिवलीहुड है, हमको अपनी नौकरी पे आराम से जाने का अधिकार है, हमको अपनी नौकरी करने का अधिकार है, बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है, हमें अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है, हमें अपना धंधा व्यापार करने का अधिकार है। तो आपका राइट टू प्रोटेस्ट, एक आपको राइट टू प्रोटेस्ट मिला हुआ है, उसके बदले हमारे आपने कम से कम 10 राइट खराब किए हैं। ये जजमेंट ये कह रहा है। इसलिए मैं कहता हूं आने वाले टाइम में निश्चित रूप से इस जजमेंट को ध्यान रखा जाएगा और जो भी धरना प्रदर्शन होगा उसमें कम से कम अब आने वाले टाइम में प्रशासन कोर्ट का इंतजार नहीं करेगा। कोर्ट ने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया, आप हमारे ऑर्डर का इंतजार क्यों करते हैं? ये बहुत स्पष्ट है। राइट टू प्रोटेस्ट है, ठीक है, किसी पार्क में बैठ जाइए, आप तंबू बना लीजिए, तंबू गाड़िए और वहां अपना धरना करिए। सड़क पे रोक के जहां पे जो 20 मिनट की दूरी थी वो आपने 4 घंटे बना दिया। नोएडा के लोग जो फरीदाबाद 1 घंटे में पहुंचते थे वो 4 घंटे में पहुंचते थे। नोएडा के लोग जो बदरपुर 20 मिनट में पहुंचते थे, आपने उनको 3 घंटे बना दिया। ये जो सिचुएशन बनाई थी, मुझे लगता है ये अराजकता था, ये अराजकता है, ये धरना नहीं था। ये विदेशी फंडेड, विदेशी पोषित, जो भारत के दुश्मन देश है उनके द्वारा जो उनकी जो साजिश है उसका एक अंग था। चलिए, अच्छा हुआ, खत्म हो गया। बिल्कुल। अब इस जजमेंट की जो आने वाले टाइम में होगा, कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, आने वाले टाइम में पुलिस को, प्रशासन को किसी पीआईएल का इंतजार नहीं करना, किसी कोर्ट का इंतजार नहीं करना। बिल्कुल, आपका ड्यूटी है, आप हर हालत में किसी को भी सड़क जाम मत करने दीजिए। जिसको धरना प्रदर्शन करना हो, जंतर मंतर बना हुआ है, और भी जगह है, जाके वहां धरना करें, सड़क नहीं रोके जी। बिल्कुल अश्वनी जी। संजीव उनियाल जी, अगर बात हम कर्तव्यों की यहाँ कर रहे हैं, अगर मुझे संविधान ने विरोध प्रदर्शन का अधिकार दिया है तो संविधान ने यह अधिकार तो नहीं दिया कि चलती हुई सड़क को मैं रोक के बैठ जाऊं। बिल्कुल ठीक बात, ये तो अधिकार दिया नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर्तव्य की बात भी कही है कि अगर आपका धरना प्रदर्शन करना अधिकार है, विरोध करना अधिकार है, तो किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, सड़क चलती रहे, सार्वजनिक स्थानों पर जाम ना लगे, धरना प्रदर्शन ना हो, यह भी कर्तव्य है। इसे आप कैसे देखते हैं? भाई, फंडामेंटल राइट्स की बात करने वाला एक खास ग्रुप है जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता है हमेशा। क्या ड्यूटीज नहीं है हमारी? ये देश तो वास्तव में इसकी आत्मा में हर एक व्यक्ति की ड्यूटी है। सबसे पहली ड्यूटी है हमारी सबकी कि हम सब, जैसे मनोज जी हमको इंट्रोड्यूस करें, हम नमस्कार करें। ये कोई एटिकेट्स कहीं ऊपर से लादा नहीं गया, ये एटिकेट का पार्ट है। हम सब यहां पर कैमरे के सामने लगातार क्लैरिटी से बात करें, ये एक ड्यूटी है हम सबकी। तो ये देश ड्यूटी का देश है, यहां पर इस देश की आत्मा में बसती है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा इसी से लिंक, आउट ऑफ बॉक्स जाके मैं एक बात सोचता हूं कि वास्तव में शायद मुझे कई बार ऐसा लगता था, मैं बहुत न्यूट्रली जो है, आपने देखा होगा मूवमेंट रहती है मेरी, तो कोर्ट्स में मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि मुझे कुछ बार ऐसा ही लगा कि कुछ ये शैतानियाँ, कुछ लोग पाकिस्तान से आए, उनके मंच पे शाहीन बाग जाके चढ़ गए, कुछ लोग फॉरेन कंट्री से, जैसे हमारे अश्वनी जी बता रहे थे कि फंडेड हैं, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह के इंडिकेशन 17,000 की जो FIR करी है नॉर्थ ईस्टर्न, उस सब की जो इन्होंने वहाँ पर बेस बना लिया था, और दिल्ली में दंगे करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, 17,000 पेजेस का जो आपको रिपोर्ट दी गई है उसमें दिल्ली पुलिस ने क्लैरिटी से लिखा है। मैं मेन बात क्या कहना चाहता हूं मनोज जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद ये चाह रहे थे कि अमित शाह जी, जो कि अपनी स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए माने जाते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है कुछ कंट्रीज के माध्यम से ऐसे इनके पपेट्स यहां पर आ रहे थे पैसा लेके कि आप इतना शोर मचाइए, जैसे इंडिकेशन आज भी हाथरस में आ रहे हैं कि यहां पर ये दंगा करे, पुलिस लाठी उठाए, आंसू गैस छोड़े और इन बुढ़िया और बच्चों को मारे, जिससे कि आप कोर्ट में जाकर फिर रोएं रात को 1 बजे खुलवाने के बाद कोर्ट को। और आज जो अश्वनी जी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होता तो ये सब कुछ करने वाले थे ये लोग। मैं ये परीक्षित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में, अपने फैसले में एक बात साफ कही है, जिसका जिक्र आप लोग भी कर रहे हैं कि प्रशासन को किस तरह से कार्य करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है जी। उन्हें कोर्ट की आड़ नहीं लेनी चाहिए। शाहीन बाग की अगर मैं बात करूं, जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं मैं आपसे, 100 दिन तक सड़क को जाम करके रखा गया। इस देश की सरकारें भी देख रही थी, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, इस देश के दल भी देख रहे थे,
इस देश की कोर्ट भी देख रही थी, पुलिस भी देख रही थी, तो सब तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी अपनी डालते हैं। बिल्कुल और वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही, बड़े कड़े शब्दों में। जी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये जो जैसा अश्विनी साहब भी बता रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है। ये हम लोग जो है जुडिशियल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। 1972 में ये मामला पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है कि राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू हैव फ्रीडम ऑफ पब्लिक स्पेसेस। इस केस का नाम है हिम्मत लाल एंड ये 5 जजों की बेंच का है 1972 में। ये 5 जजों की बेंच है, 5 जजों की खंडपीठ है। तो जुडिशियल डिसिप्लिन तो ऑब्वियसली यही कहता है कि अगर 5 जजों ने पहले ये बात कही है तो 3 जजों पे तो वो मान्य होती है। तो उसमें थोड़ा सा उसके अंश लेके आया हूँ, वो आपके लिए ज़रा पढ़ देता हूँ। प्रोटेस्ट करने का आपके पास अधिकार है, पर आप जो है पब्लिक स्ट्रीट या पब्लिक प्लेस या इस तरह की चीज़ में आप किसी को भी वहाँ प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दे सकते। आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहाँ से आते हैं? संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 2 से आते हैं। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जो पब्लिक ऑर्डर की बात करता है, जो पीस मोरालिटी ऑर्डर की बात करता है। एक और केस जो है मैं आपको लेके आता हूँ, मजदूर किसान शक्ति संगठन केस है, ये 2018 का केस है। इसमें भी यही बात कही है कि जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ किसान आए थे और इन्होंने दिल्ली में काफ़ी तोड़फोड़ कर दी थी। पब्लिक ये हमारा मंडी हाउस है, यहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ था। तो उसमें भी यही बात कही गई है कि देखिए आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है, ये गांधी जी का देश है, पर आप जो है ये काम नहीं करेंगे कि पब्लिक को तकलीफ हो। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की या पुलिस की या दलों की, उन सब की, तो बड़ा साफ कोर्ट ने कह दिया हमारी तरफ मत देखिए, आप एक्शन लीजिए। आपका एक्शन सही होगा या गलत होगा, ये ऐसी सिचुएशन पहली बार तो आई नहीं है, तो आप क्यों देखते रहे हमारी तरफ? आप जो है अपना एक्शन अपने आप लें, और जो अगर आपके एक्शन में कमी पेशी रहेगी वो कोर्ट देखेगी बाद में। जी बिल्कुल। संजीव उनियाल जी, ये चीज जो देखने वाली बात है, ये कोर्ट की आड़ लेने वाली बात है कि आप कोर्ट की तरफ क्यों देख रहे हैं, आप कोर्ट की आड़ क्यों लेते हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये स्थिति क्यों बन रही है कि प्रशासन खड़ा देख रहा है, सड़क जाम है, तो ये इसका मतलब प्रशासन भी चाहता था कोर्ट पहले आदेश दे दे? मुझे बड़ा अपने अच्छी बात मनोज जी करी है। इसमें अगर अंतर्द्वंद करें अपने मस्तिष्क के साथ और मानसिक तौर पर जो चीज़ निकल कर आती है वो ये आती है कि दिल्ली गवर्नमेंट का आपने रुख देखा था क्या था। मुझे याद है जो हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने मुंह सी लिया था। वो कह रहे थे कि मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं, साइट पर शाहीन बाग तक जाने को वो तैयार नहीं थे, और पासिंग द बक इस तरह की चीज हो रही थी। वो कहते थे कि ये देखेंगे, ये कहते थे वो देखेंगे, पर अल्टीमेटली कोर्ट भी मैं बिल्कुल बेबाक होकर कहूँगा कि अगर फर्स्ट टाइम जब ये मैटर पहुंचा था तो मुझे लगता है कि लगभग शाहीन बाग का ये सारा किस्सा जब मार्च में हुआ, उसके आसपास ही कहीं जनवरी में मैटर शायद डला था। आपके पास डिटेल होगी शायद जनवरी से। तो जनवरी में कोर्ट ने क्लैरिटी से क्यों नहीं डायरेक्टिव स्ट्रक्चर्स पास किए? जी, मैं एक प्रश्न ये कोर्ट के लिए भी कहता हूं। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए सवाल उठा रहा हूं कि हर कोई, अगर मैं देख रहा हूं शाहीन बाग के मामले में, क्योंकि शाहीन बाग का मुद्दा, जैसा कोर्ट ने कहा, कि लोगों के कर्तव्यों से भी जुड़ा है, इस देश के लोकतंत्र से जुड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चलती हुई सड़क को जाम करके, सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करके, अवैध कब्जा करके इस प्रकार के धरने प्रदर्शन क्या उचित हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शाहीन बाग में मध्यस्थता के प्रयास कोर्ट ने भी किए, और आज कोर्ट इतनी तल्ख टिप्पणी में शाहीन बाग के धरने को गलत बता रहा है, कह रहा है ये ठीक नहीं था सड़क जाम करके जो धरना 100 दिन तक दिया गया। अश्वनी उपाध्याय जी, अश्वनी जी, कोर्ट ने शाहीन बाग में मध्यस्थता के प्रयास किए थे, सफल नहीं हुए, और यहां पर एक सवाल और उठा है कि अगर कोर्ट ने पहले ही इस तरह का जजमेंट दे दिया होता, इतना लंबा समय क्यों लगा? देखिए मनोज जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जब एक बारात बुलानी होती है, किसी के घर में बारात आती है, 1 दिन के लिए आती है, तो कम से कम 2 महीने पहले से तैयारी की जाती है जी। और 400-500 बारातियों को खिलाने के लिए सोचिए 2 महीने तैयारी की जाती है। यहां पे लगभग 3000 आदमी 3 महीने तक सुबह का नाश्ता ले रहे थे, दोपहर का भोजन ले रहे थे, शाम का फिर से पकौड़े और समोसे, और रात का फिर से भोजन। और कई बार तो ये भी देखा, मीडिया ने दिखाया कि 500-500 की नोट भी मिल रही थी जी। बाकायदा शिफ्ट 8-8 घंटे की शिफ्ट बनी हुई थी
कि हर 8 घंटे के बाद लोग चेंज भी हो रहे थे, 8 घंटे के लिए आ रहे थे, फिर चले जा रहे थे, फिर दूसरे आ रहे थे। तो बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से, बहुत ही वेल फाइनेंस्ड ये चल रहा था धरना। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 2-3 गलतियां की। जहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास इतने सारे पुराने जजमेंट पड़े हैं, फिर इस मामले में डायरेक्शन देने के लिए उन्होंने इतना टाइम क्यों लिया जी। दूसरा, इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त करना मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को एक लाइन में जिस दिन पिटीशन आई उसी दिन वो 4-5 पुराने जजमेंट का हवाला देके और सीधे सीधे पुलिस को कह देना चाहिए था, भैया ये हम पहले कह चुके हैं, दोबारा हम फिर से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, अब आप इसके अनुसार जाके आप कार्रवाई करो। तीसरी बात आई कि दिल्ली पुलिस ने काम इस पे लाठी क्यों नहीं चलाई। तो दिल्ली पुलिस के सामने असमंजस ये हो गया कि वहां पे क्या किया, फर्स्ट लाइन में बच्चों को बैठाया, सेकंड लाइन में उन्होंने महिलाओं को बैठाया, और ये सारे पुरुष जो है वो पीछे हो गए। हालांकि वो काफी पुरुष भी थे जो बुर्का पहन के आ रहे थे, लेकिन ज्यादातर वो पुरुष भी महिलाओं के बीच में रहते थे, बुर्का पहन को भी पीछे बैठे हुए। इनकी पूरी प्लानिंग ये थी कि लाठी चले, डंडा चले, हम यहां से लेकर यूएन तक हंगामा करें कि देखो साहब, देखो ये यहाँ के माइनॉरिटीज को मारा जा। तो पहले तो ये सबको, पूरे देश के मुसलमानों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। हालांकि 6-7 महीने बीत गए, आज तक भारत में 150 करोड़ के देश में किसी एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है। सीए लागू हो चुका है, एक की भी नहीं गई है। लेकिन इनकी जो प्लानिंग यही थी, वो कहते हैं 3 लेयर प्लानिंग थी। पहली, एक तो पूरे देश भर के मुस्लिम्स को ऐसे बता दो तुम्हारी नागरिकता जाने वाली है। दूसरी, उनको उनके सामने हीरो भी बन जाओ, देखो तुम्हारे चक्कर में हम लाठी खा रहे हैं। तीसरी, सरकार की इमेज इंटरनेशनली खराब कर दो। जो भारत की सरकार चाह रही है, यूएन में अस्थायी सदस्यता के लिए लड़ रही है, पूरी दुनिया में मोदी जी का एक अच्छा रुतबा है, पूरी दुनिया उनको एक वर्ल्ड लीडर मानती है, उसको ये डैमेज करना चाहते थे। उसको ये डैमेज करना चाह रहे थे कि हम ऐसे इसको उनके ऊपर एक छाप लगा दे। पहले गुजरात में काफी दिन तक उन्होंने छाप लगाने की कोशिश किया, वो ठप्पा नहीं चल पाया। अब दोबारा चाह रहे थे ये ठप्पा लगाने के लिए, देखो साहब, हम तो जब गुजरात के सीएम थे तब भी कह रहे थे, अब देखो पीएम हो गए तब भी लाठी चलवा रहे हैं। ये इनकी पूरी स्ट्रेटजी थी। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली सरकार इसमें डबल गेम खेल रही थी। दिल्ली सरकार अपने कार्यकर्ताओं को चाय पकौड़े समोसे लेके बाकायदा रोज शाहीन बाग भेज देती थी जी। उनके नेता चले जाते थे, उनके विधायक चले जाते थे, उनके पार्षद चले जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हम नहीं जाएंगे। तो ये क्या कह रहे थे, एक तरफ कहते नहीं, एक पूर्वांचल में कहावत है, आग लगावे पानी को धावे। तो एक तरफ ये आग लगा रहे थे और ऊपर से कह रहे थे जी एक काम करो, केंद्र सरकार अपना जो करना है करे, हमारा इसमें कोई रूल नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड चल रहा। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और नम्रता के साथ कहता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। दुनिया भर के जजमेंट पहले के पड़े हुए हैं। जिस दिन पिटीशन आई, एक लाइन एक दिन के अंदर, मतलब इसमें नोटिस इशू भी नहीं करना था, सीधे पिटीशन को पढ़ के पुराने वाले 5-7 जजमेंट को कॉपी करके और पेस्ट करके सीधे दिल्ली पुलिस के ऊपर छूट डाल देना चाहिए था कि जाओ। दिल्ली पुलिस कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रही थी, पीआईएल पड़ गई थी। अब पीआईएल जब मामला सब जुडिस हो गया तो दिल्ली पुलिस बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठ गई। अश्वनी जी, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 144 के तहत सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई वहां पर की, प्रदर्शन को हटाया। ये काम पहले भी हो सकता था। जी जी बिल्कुल, अगर आपकी अनुमति हो। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया दैट ये जो है कोरोना वायरस मार्च में आया, 144 के तहत इन्होंने प्रदर्शन हटाया, बिल्कुल न्याय संगत था, बिल्कुल सही था। मैं 2 चीज़ें यहाँ बोलना चाहूँगा, जैसे उनियाल साहब ने भी बोला, ये जो पहला पिटिशन था, इसमें एक नंदकिशोर गर्ग जी थे, वो बीजेपी के फॉर्मर एमएलए थे, उन्होंने एक पिटिशन डाला था। उन्होंने बड़ा साफ कहा था कि ये अर्जेंटली नीडेड है कि ये पब्लिक प्लेसेस, स्कूल जाने वाले बच्चे, अस्पताल जाने वाली महिलाएं, बारात एटसेट्रा, इनको रोकना नहीं चाहिए। ये आप कर रहे हैं गलत तरीके से, मैलिफाइड पर्पस के लिए कर रहे हैं। इससे जो है इससे जो है लोगों को आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ नहीं, आप जो है बरगला रहे हैं। इस पर कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। अब ये वाला जो केस है जिसकी मैं बता रहा हूँ, बाद में ये अमित साहनी साहब एक वकील हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने बाद में ये पिटिशन डाली। और ये क्यों डाली, जो जैसे आपने कहा मध्यस्थता वाली बात, ये 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संजय हेगड़े साहब और साधना रामचंद्रन जी, संजय हेगड़े जी वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट,
एक और थी। हाँ अभी, यस दैट्स राइट। तो इनको अपॉइंट किया गया टू प्लीज गो एंड मीट दीज पीपल, और इनको बोला कि आप साहब यहाँ से वेन्यू छोड़ दीजिए, आप कोई और वेन्यू ले लीजिए। इनको सब चीज़ें ऑफर की गई कि सारे वेन्यूज़ में आप जा सकते हैं और वहाँ जाके आप प्रोटेस्ट कर लीजिए। ये जो अमित साहनी साहब ने जो प्रोटेस्ट किया उसके बाद ये एक्शन हुआ। मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा दैट आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लीडरलेस था, इसका कोई लीडर नहीं था, 4000 आदमी बैठ जाते, 8000 आदमी बैठ जाते। इनफैक्ट इन्होंने जो अपने पिटिशन में जवाब में कहा है, पिटिशन करता ये जो धरना देने वाले लोग थे, ये कहते हैं इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ पीपल, हमें नहीं पता कितने आ जाते थे, कभी 4000 कभी 10,000। तो ऐसा तो कभी नहीं होता। आपको धरने पे बैठने से पहले पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। 1000 बैठेंगे, 5000 बैठेंगे, 10,000, 20,000। तो ये थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताए हैं परीक्षित जी। उनियाल जी, बहुत संक्षेप में अब इस केस का फ्यूचर में असर क्या पड़ेगा? क्या अब प्रशासन खुल के कार्रवाई कर पाएगा? नहीं, प्रशासन तो देखिए शुरू से ही आपको पता है कि थोड़ा सा अपने हाथों को तंग रखता है, पर मुझे लगता है कि चाणक्य का वो श्लोक हमें बिल्कुल अप्लाई करना है कि शासनम दंडेन, शासन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दंड से चलता है जी। अगर आपने दंड छोड़ा नहीं और शासन गड़बड़ाया नहीं, ये सामने लाइव एग्जांपल है जी। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। जी बिल्कुल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता। मसलन सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। कब्जे से तात्पर्य शाहीन बाग में जिस प्रकार का करीब 100 दिन तक धरना प्रदर्शन किया गया, सड़क को ब्लॉक करके रखा गया, आसपास की सड़कों को भी बंद कर दिया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। उसी पे आज न्याय चक्र पे हमने चर्चा की, समझने की कोशिश की, इसके जो कानूनी पहलू हैं और भविष्य में इस फैसले के क्या असर पड़ेंगे उसको जानने समझने की कोशिश की। संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर परीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अश्वनी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्याय चक्र में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।